हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. So today's video is going to be very important and it is my sincere suggestion to you कि आप आज की वीडियो completely देखें, end तक देखें. I say it not because it is my video और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखें, but because जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की डिस्कशन हम आज करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई अगेन रिएटरेट, आप प्लीज एंड तक देखिएगा. स्पेशली जो शुरुआत के 15 से 20 मिनट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंटेंट और जो मटेरियल हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, वो शायद ही आपको कहीं और मिलेगा. सिंस इट हैज़ कम अप इन इंडियन एक्सप्रेस, आई वुड अगेन से कि आप इसे ध्यान से सुने. जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन हम एथिक्स की केस स्टडी का डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन हम GS1 और GS3 का डिस्कस करेंगे, और फिर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी डेटा, जो भी फैक्ट्स, जो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द टॉपिक? ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है. लूज सॉइल, ट्रेमर्स, चोक्ड ड्रेनेज, जोशीमठ अलार्म बेल्स रैंक फॉर इयर्स. इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें कि क्या आया है इसमें, इसकी एक कर्सरी रीडिंग दें, हमें एक एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस करनी है. देखिए, हम कोटा सुसाइड के ऊपर ऑलरेडी एक एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं. हम एसिड अटैक्स पे ऑलरेडी एक केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं. हम रोड सेफ्टी के ऊपर उसको कैसे जोन्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. एथिक्स की केस स्टडी मोर और लेस जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे होते हैं, चाहे वो पॉश एक्ट से रिलेटेड हो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर इस तरह के जो चाइल्ड लेबर का अगर कोई क्वेश्चन हो, या मैनुअल स्कैवेंजर्स का एक क्वेश्चन हो, इसी तरह से जो आप बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में देखते हैं वही केस स्टडीज आती हैं. तो ये भी एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी आ सकती है आपके GS4 के पेपर में. तो फाइनली देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जोशीमठ में क्या हुआ है रिसेंटली, ये एक लैंड सब्सिडेंस का एक केस है जिसमें वर्टिकल मूवमेंट हो रही है. इट इज सेड राइट कि जोशीमठ इज सिंकिंग, है ना, कि वो नीचे धंसता जा रहा है. बहुत सारे क्रैक्स लोगों के घरों में, रोड्स पे देखने के लिए मिले हैं. दे हैव ऑफ कोर्स गॉटन स्कैर्ड ऑफ इट कि उनका घर चला जाएगा सब कुछ. तो ये बेसिकली एक लैंड सब्सिडेंस का एक केस है. इसके पहले कि हम ये डिस्कस करें कि ज्योग्राफी का क्या यहाँ पे प्ले है, सिस्मिक जोन कितना है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, हम पहले एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस करेंगे. अगर आपसे एथिक्स की केस स्टडी ये कहती है कि आप एक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के या फिर किसी भी ऐसे स्टेट के, और आपको चीफ मिनिस्टर को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी है जिसके अंदर आपको मेजर्स बताने हैं कि आप शॉर्ट टर्म मेजर, आप इंटरमीडिएट मेजर और लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या लेंगे. देखिए, चाहे आपसे शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर्स ना भी पूछे हों, जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आती है तो आपको इन्हीं 3 डायमेंशंस में आंसर करना है. ये चीज यहाँ नहीं लिखी, पर ऑफ कोर्स ये अभी तक आप सीख गए होंगे. हम इतने समय से ये एडिटोरियल एनालिसिस और बाकी आर्टिकल्स के एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको हमेशा बताया है हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट जो आपको चाहिए. आप कैसे यूटिलिटी देखेंगे हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल की. तो इसमें से भी हमें 3 पॉइंट मिलते हैं. तो शॉर्ट टर्म मेजर, इससे पहले कि मैं इसकी कर्सरी रीडिंग दूं, मैं आपको बता देती हूँ ये शॉर्ट टर्म मेजर क्या हो सकता है. देखिए, सबसे पहले तो आप रिहैबिलिटेशन की तरफ ध्यान दें कि आपको पता है कि लोग वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, उनका घरों में इतने ज्यादा बड़े हम देख रहे हैं क्रैक्स आ गए हैं. तो सबसे पहले तो उन्हें हमें रिहैबिलिटेट करना है, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी प्रॉमिस किया है कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेव ह्यूमन लाइव्स, टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रेजेडी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अगले 6 महीने के लिए रेंट का बंदोबस्त कर दिया है कि ₹4,000 पर हाउस होल्ड, जो भी अपना फैमिली लेके जा रहे हैं अपना घर छोड़ के, 4,000 रुपए प्रति महीने उनको सरकार देगी रेंट भरने के लिए, जहां पे भी वो सेफ लोकेशन पे अपना उन्होंने रेंट पे घर लिया है. तो पहला पॉइंट है रिहैबिलिटेशन का. आई से रिहैबिलिटेशन. दूसरा पॉइंट होता है इंटरमीडिएट मेजर क्या होना चाहिए. तो इंटरमीडिएट मेजर क्या होगा,
हम वो भी देख लेते हैं, इसके फॉलो अप पेज में ही आया है। तो इंटरमीडिएट मेजर बेसिकली होगा रीसेटलमेंट का। अब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। रिहैबिलिटेशन बेसिकली इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग ह्यूमन लॉस या प्रिवेंटिंग समथिंग बैड टू हैपन। तो इसमें आपने उनको बेसिकली रेंट पे घर दे दिया। अब सेकेंड पॉइंट है, इंटरमीडिएट जो टर्म है, मेजर है, वो है आपका रीसेटलमेंट का। क्योंकि बेसिकली आप 6 महीने का ही रेंट दे रहे हैं ना, तो उनको कहीं और भी, तो वो अपना घर वहां से छोड़ के आए हैं, वो सालों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप कोई सेफ लोकेशन, कोई सेफ डिस्ट्रिक्ट ढूंढेंगे जहाँ पे रीसेटलमेंट होगी। तो उत्तराखंड की सरकार ने सेफ जगहें ढूंढ ली है कि कहाँ पे बेसिकली रीसेटलमेंट होगी फ्यूचर में। इमीडिएट फ्यूचर तो नहीं, इंटरमीडिएट फ्यूचर की हम बात करें तो पीपल कोटी और गौचर। तो ये सेकंड स्टेप क्या था, इंटरमीडिएट मेजर क्या था, कि हम रीसेटलमेंट के बारे में सोचेंगे कि व्हाट आर द सेफ लोकेशंस जहां पे इन्हें हम रीसेटल कर सकें, जो बेघर हुए हैं या फिर जो रेंटल पर्पसेस पे कहीं और रह रहे हैं। ओके, तो हमारे 2 मेजर्स हो गए। अब हम लॉन्ग टर्म मेजर क्या, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती है कि उत्तराखंड की ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे लैंड सब्सिडेंस के हमें केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार जोशीमठ में हमने क्रैक्स देखे हैं, क्रैक्स पहले से ही रोड्स पे, घरों में थे, पर अभी बहुत डीपन हो गए हैं क्रैक्स। तो ये काफी थ्रेटन कर रहा है, ये काफी स्केयर कर रहा है लोगों को। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेजर है कि आप माइक्रो जोन्स प्लान कीजिए, आप बेसिकली जोन असेसमेंट कीजिए कि कहाँ पे दिक्कतें हैं, किस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है माइक्रो जोनल असेसमेंट जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे अर्थक्वेक अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, तो यहाँ पे इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग प्रॉपर हो, आप मास्टर प्लान लेके आइए। उत्तराखंड की सरकार को एक मास्टर प्लान लेके आना चाहिए कि यहाँ पे ये नो गो एरिया है, यहाँ पे रिजॉर्ट्स नहीं बन सकते, क्योंकि जोशीमठ जैसी जगह पे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्रेशर पड़ गया है। और टूरिस्ट प्रेशर की बात नहीं है, लोग रहें, सेटलमेंट करें वहां पे, वो अलग बात है, पर वो सेटलमेंट गलत तरीके से हुई है। ड्रेनेज का कुछ अता पता नहीं है, कहीं से भी पानी जा रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। तो बेसिकली प्रॉपर मास्टर प्लान लाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म मेजर ये है, प्रॉपर जोनल असेसमेंट की जरूरत है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर। तो हमारी एथिक्स की केस स्टडी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें बेसिकली देखना है, आप जानते हैं, आप 2021 का पेपर उठा के देखिए, यूपीएससी मेंस का, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा अर्थक्वेक्स वगैरह से रिलेटेड, कि रिसेंटली वॉल्केनो और इरप्शंस हो रही हैं। तो रिसेंटली जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है तो आपको उसमें जो रिसेंटली हो रहा था वही लिखना पड़ता है। तो अगर रिसेंटली लैंड सब्सिडेंस के हम केसेस देख रहे हैं, तो इंडिया में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो इस पे आप क्या मेजर्स सजेस्ट करेंगे। और स्पेसिफिकली एक अगर क्वेश्चन का पार्ट दूसरा ये कहता है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ पार्ट्स टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यूपीएससी के मेंस के पेपर में कम से कम 2 से 3 पार्ट्स होते हैं। तो अगर उसके क्वेश्चन पूरा लिख दिया और उसके बाद एंड में लिखा है कि गिव एन आंसर विद रिस्पेक्ट टू जोशीमठ केस, है ना, तो ऑफकोर्स आपको पहले तो फिर जोशीमठ केस का भी बताना ही पड़ेगा कि वहां पे इतनी सारी दिक्कतें हुई क्यों। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जो गवर्नमेंट की टीम इसको सर्वे कर रही है, असेस कर रही है कि जोशीमठ के केस में क्या दिक्कतें हुई। सो फर्स्ट आई वुड गिव कर्सरी रीडिंग टू इट। द अपीयरेंस ऑफ क्रैक्स ऑन मेनी रोड्स। आप देखिए, अभी बहुत बहुत कुछ डिस्कस करना है अभी हमें। अर्बन प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स, और पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये बोला कि सिर्फ भारत में ही नहीं, लैंड सब्सिडेंस के जो केसेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ऐसे बहुत कम जगह पे आपको कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में ये सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ओके, तो हमने क्रैक्स देखे हैं रोड्स पे, हाउसेस में, जोशीमठ के ड्यू टू लैंड सब्सिडेंस इज नाइदर अ न्यू फिनोमिनन। एज आई सेड कि ये पहली बार नहीं है कि इस रीजन में हमें ये देखने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात, लैंड सब्सिडेंस इरिवर्सिबल फिनोमिनन होता है। एक बार ये हो गया, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, पहले की जैसी वो चीजें नहीं हो सकती। तो क्रैक्स पहले भी थे, अभी बात ये है कि इतना विजिबल क्यों दिख रहा है, क्योंकि बहुत डीपन हो गए हैं क्रैक्स और सच में काफी स्कैरी हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि वेराइटी ऑफ रीजन, जब भी आप अपना आंसर लिखें लैंड सब्सिडेंस के ऊपर, अगर ये क्वेश्चन जैसा मैंने अभी बोला आया, तो आपको अगेन 2 पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। एक होता है नेचुरल कॉजेस, एक होते हैं मैन मेड कॉजेस। तो दोनों की ही वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, इस तरह के लैंड सब्सिडेंस के केसेस सामने आ रहे हैं। हम पहले इसके फॉलो अप पेज में देखेंगे किस तरह का कंटेंट है, कौन से फैक्ट्स लिखे हैं, फिर उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे देनी है हम वो डिस्कस करेंगे।
तो देखिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जोशीमठ का केस क्यों यूनिक है और यहाँ पे क्यों इस तरह के लैंड सब्सिडेंस हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत वीक है। ओके, यहाँ पे मोस्टली ये जो सॉइल है वो डेब्रीज हैं, यानी कि जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, लैंडस्लाइड से ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी आ गई, छोटे छोटे से कंकड़ आ गए, वही वाली सॉइल है ये जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े घर बना दिए, इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट बना दिए। तो इसीलिए पहला पॉइंट तो ये है जोशीमठ में, ठीक है, कि ये जो सॉइल है बहुत वीक है, इट इज मेड अप ऑफ द डेब्रीज व्हिच हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय द लैंडस्लाइड्स ओनली। ओके, नंबर 2 इज कि ये एक हाईली सीज्मिक जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटी है अर्थक्वेक की। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, तो सेकंड पॉइंट का आपको जो फैक्ट मिलता है वो ये है कि यहाँ पे हाई रिस्क सीज्मिक जोन 5 है। तो आप खुद सोचिए कि काफी बड़ा काफी हाई रिस्क का सीज्मिक जोन है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है, ठीक है। तो ये तो मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल हो गया है ना, क्योंकि अब जो सीज्मिसिटी है उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, अर्थक्वेक जहाँ होने हैं वो तो होने हैं, ट्रेमर्स जहाँ होने हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया नेचुरल कॉजेज। अब हम देखते हैं कि इसमें मैन मेड क्या कॉज है। तो सबसे पहले तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई कुछ पता नहीं है, कोई मास्टर प्लान है ही नहीं अर्बन ग्रोथ को यहाँ पे एसेस करने का, ठीक है। फिर दूसरा पॉपुलेशन प्रेशर, फिर उसके बाद टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्स्ट्रक्शन टू नेचुरल फ्लोज ऑफ वाटर, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आपको याद होगा जब अभी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस हुए थे, हमने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देखा था कि कैसे वहां के जो यूथ है, ट्राइबल यूथ है वहां का, जो प्रोटेस्ट जो भी वहां पे कैंपेनिंग करने जाता था हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में, तो यूथ का एक पूरा एसोसिएशन था। वो हर पॉलिटिशियन से पूछते थे, आप पहले ये बताओ कि आप ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से हमारी इकोलॉजी, हमारा जो घर, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जो उसको रोकने के लिए क्या करोगे, पहले आप ये बताओ। वो हर किसी से ये पूछते थे, उनको अकाउंटेबल होल्ड करते थे। तो हर पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, इस पर जवाब भी देता था। तो वैसे बेसिकली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही माउंटेनियस रीजन्स हैं, और यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, वो भी अनप्लान्ड मैनर में, है ना, तो वो ऑफ कोर्स घातक साबित होगा एक समय के बाद, ठीक है। तो एक ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन। तो हमने नेचुरल और मैन मेड कॉजेज दोनों ही डिस्कस कर लिए। ओके, तो ये चीज, द फर्स्ट वार्निंग साइंस वर साउंडेड अबाउट 50 years ago। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ अगर केस, अगर एक क्वेश्चन का पार्ट जोशीमठ पे है तो आप एमसी मिश्रा कमेटी लिख सकते हैं। एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 50 साल पहले, जिसमें ऑलरेडी हाईलाइट किया गया था कि इस तरह की अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो इस एरिया में चल रही है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स नेचुरल वल्नरेबिलिटी तो है ही ना, इतना हाई सीज्मिक जोन में ये प्रेजेंट है, तो नेचुरल वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी है, आप इस पे और एड ऑन कर रहे हैं, एक और लेयर डाल रहे हैं मैन मेड वल्नरेबिलिटी की, ठीक है। तो ये अब देखिए 50 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी, इन्होंने तब डेंजरस बोला था, 50 साल में तो क्या क्या हो गया, 50 साल में तो ये हब बन चुका है पूरे टूरिस्ट का, है ना। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं वो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब या शंकराचार्य टेम्पल के लिए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल स्टे देयर, as a result of which major infrastructure development has taken place. The problem has not been so much, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉब्लम अनप्लान्ड अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट है। अगर आपसे ये इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यही कहेंगे, प्रॉब्लम डेवलपमेंट कभी होती ही नहीं, प्रॉब्लम अनप्लान्ड अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट होती है। The main problem has been the fact that Joshimath has come up on relatively loose soil deposited by landslides triggered by earthquakes। तो ये चीज़ हमने देख ली है। एक और चीज़, क्योंकि आप अपनी ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें आप फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, आप मोरैन्स पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली वही है जो रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स के बाद मटेरियल रह जाता है, सॉफ्ट रॉक्स, सेडिमेंट्स, इन पे बने हुए हैं ये सारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो आप खुद सोचिए इतनी लूजन्ड सॉइल के ऊपर, इतने लूजन्ड मटीरियल के ऊपर ये इतनी कंस्ट्रक्शंस खड़ी है, तो एक समय के बाद तो दिक्कत आएगी ना। The soil is therefore not ideal for large constructions. Added to this is the fact that area falls in a highly seismic zone and experiences regular tremors. तो of course time to time यहाँ पे regular tremors होते रहते हैं, और फिर of course ये जो top soil है वो unstable तो होगी, पहले ही soft है, उसमें tremors भी आ जाते हैं, तो और ज़्यादा vulnerability यहाँ पे बढ़ जाती है। इनफैक्ट जोशीमठ इज नॉट दी ओनली हैबिटेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, लॉन्ग टर्म जो आप एचएससी के स्टडी में भी लिखेंगे उसमें आप यही लिखेंगे कि पहला तो हमें मास्टर प्लान वगैरह लेके आना है, दूसरा जोशीमठ तो केवल एक केस है, ठीक है। तो हमें ये पता है उत्तराखंड में ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पे कोई भी
साइंटिफिक मैनर कंसिडर किया ही नहीं गया है प्लानिंग के समय, तो ऑफ कोर्स आप वहां पे रिएक्टिव होने की बजाय अब जोशीमठ का आप इंतजार तो नहीं करेंगे ना कि जोशीमठ जैसे ही क्रैक्स हर जगह डेवलप हो फिर हम कुछ करेंगे। रिएक्टिव की जगह डिजास्टर मैनेजमेंट में इसकी केस स्टडी में आप हमेशा प्रोएक्टिव लिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म मेजर ये है कि आप मास्टर प्लान, जोनल असेसमेंट सब कुछ करिए, साथ ही में प्रोएक्टिव प्लानिंग कीजिए ताकि ऐसा केस अराइज ही ना हो। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप लिखिए जरूर। ओके, इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स को हेफ्ट देते हैं। ओके, देयर आर सेवरल प्लेसेस इन उत्तराखंड, मोस्ट ऑफ द टाउन्स दैट आर अबव। ओके, तो ये चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, और जोशीमठ तो बस एक केवल एक केस है, ऐसे बहुत सारे जितने भी 5000 फीट अबव सी लेवल के जो एरियाज हैं, जैसे जोशीमठ 6000 फीट अबव है सी लेवल से, तो उसमें सिमिलर ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलर ही तरह से लूज सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, डेब्रीज हैं जिसके ऊपर लार्ज कंस्ट्रक्शन हुई है, काफी घातक हो सकती है। ठीक है, तो एक और चीज जैसे आपको ये पता होनी चाहिए कि आप जोशीमठ चमोली में बेसिकली लाई करता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, द लैक ऑफ सिस्टमिक, और साथ ही में जब आप मैन मेड कॉजेज लिख रहे थे, आई एम अनेबल टू स्पॉट माई कर्सर, वेयर इज इट गॉन। ओके, तो जब आप बेसिकली मैन मेड कॉजेज लिख रहे थे तो आप लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज लिखेंगे, उसने तो प्रॉब्लम को और कंपाउंड कर दिया। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन इज ऑफन कम इन द वे ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ इट। ओके, वही चीज, जब एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है ना, तो आपने कहीं भी ड्रेनेज प्रॉपर है ही नहीं, तो फिर जब एक नेचुरल फ्लो है अपना वाटर का, तो उसको जो सही लगेगा वो उस ड्रेनेज में जाएगा नहीं, ऑल्टरनेटिव रूट्स लेगा। और जब ऑफ कोर्स इस तरह का ऑल्टरनेटिव रूट ले लिया, तो फिर जो पोरस क्रिस्टलाइन जो रॉक्स हैं सरफेस के बीनीथ, वो उसको पर्कुलेट करे, उसमें चला जाएगा वो पानी, फिर और सॉफन कर देगा, फिर ऑफ कोर्स और सॉफन हो गई सॉइल, तो फिर और दिक्कतें हो जाएंगी और क्रैक्स देखेंगे हम। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे लिखी है कि यही डर है कि some parts of the town might collapse under its own weight. The state's response is aimed at mainly, okay, this we have done. Okay. Sane said, this is an expert की हम basically excerpts पढ़ रहे हैं। Sane said a long term response plan, जैसे कि मैंने आपको बताया long term response क्या होना चाहिए कि एक detailed micro zonation plan हो, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाके चीजें assess कीजिए, मैक्रो प्लान्स नहीं, ऊपर ऊपर से एवरेज ये है उत्तराखंड में ये, ऐसा नहीं। हर रीजन को, हर डिस्ट्रिक्ट को, सब डिस्ट्रिक्ट को प्लीज assess किया जाए, identifying the risks in different places because different places have different of risk and different places need different type of measures. According to the risk assessment, activities would have to be very strictly regulated. It is possible that some areas are found to be no longer safe for settlements, but the bottom line is that business as usual scenario is just too dangerous now. जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। एक केस हुआ है, 2-3 दिन हेडलाइन में रहेगा, फिर उसके बाद वही चीज जो आज तक चल रही थी, ये सही नहीं है। हमारे ही लोग हैं ये सबके सब, अगर उनके साथ आप, ये जस्टिस का पार्ट है, ऑफ कोर्स दिस इज सब पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ओके, तो हमने बाकी सारी चीजें हमने GS4 का एथिक्स की केस स्टडी पहले ही डिस्कस कर ली थी। GS1 या GS3 में जो क्वेश्चन आ सकता था ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, वो डिस्कस कर लिया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि वर्ल्ड में भी लैंड सब्सिडेंस के केसेस चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इंडिया में ही हम देख लेते हैं। जब आप जोशीमठ का क्वेश्चन लिखेंगे तो आप इसमें एक और चीज लिखेंगे, एक बहुत रिसेंटली स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला था कि दैट मुंबई इज ऑल्सो सिंकिंग, मुंबई इज सिंकिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 2 millimeter per year ड्यू टू लैंड सब्सिडेंस। तो आप मुंबई का एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, मुंबई के केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर डिक्लाइन की वजह से लैंड सब्सिडेंस हो रही है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन कौन से लैंड सब्सिडेंस कॉज कर सकते हैं, तो उसमें से अगर ग्राउंड वाटर डिक्लाइन लिखा है तो वो सही है। या फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि ग्राउंड वाटर डिक्लाइन की वजह से लैंड सब्सिडेंस होती है क्यों, और फिर 4-5 एक्सप्लेनेशन दी थी है, मैं अभी डिस्कस करूंगी, पर अभी मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ कि मुंबई का एग्जाम्पल लिखेंगे। मुंबई का अगेन मैं दोबारा आपके लिए डेटा बोल देती हूँ, एक स्टडी ने ये बताया है कि 2 मिलीमीटर पर ईयर के गति से मुंबई इज सिंकिंग। ओके, तो अब हमने इंडिया के 2 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, जोशीमठ को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यही स्टडी जो भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, इसी स्टडी ने बताया कि जो पूरे संसार की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है वो तियानजिन है, चाइना की TIANJIN, तियानजिन बेसिकली जो कोस्टल सिटी है चाइना की, इट इज द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये 5.2 सेंटीमीटर
पर ईयर की गति से 5.2 सेंटीमीटर की गति से बेसिकली हर साल सिंक कर रही है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे आप क्लीशे टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, जकार्टा में भी, जकार्टा इज ऑल्सो सिंकिंग, एंड ये 2-3 ऐसे शब्द लिखे तो वर्ल्ड वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। प्रीलिम्स में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 4-5 फैक्टर्स दिए हैं कि किन किन वजह से लैंड सब्सिडेंस हो सकती है। लैंड सब्सिडेंस आप जानते हैं ना कि डाउनवर्ड मूवमेंट अर्थ सरफेस की, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो एक तो इरिवर्सिबल होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, रिक्लेमेशन ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो सकता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीलिम्स में ये चीज आ जाए कि ग्राउंड वाटर डिक्लाइन की वजह से, जो एक्चुअल में मुंबई का केस है, मुंबई के केस में ग्राउंड वाटर डिक्लाइन की वजह से इट इज सिंकिंग, तो कैसे सिंक कर सकते हैं? बिल्कुल आप लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। एक सरफेस है अर्थ का, ठीक है, दैट इज ग्राउंड, है ना। तो बेसिकली ग्राउंड के नीचे ग्राउंड वाटर है। ठीक है, अब वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। पहले वो ग्राउंड के बिल्कुल टच करा करता था नीचे की तरफ से, अब वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। तो जब टच करा करता था उसको, वो अर्थ को प्रेशर दिया करता था, उसको अपने लेवल पे सस्टेन रखता था। लेकिन अब जब डिक्लाइन हो गया ग्राउंड वाटर का, तो क्या होगा? ऑफकोर्स मतलब वो प्रेशर खत्म हो गया, तो सॉइल वुड गेट कॉम्पैक्ट, है ना, और फिर वो सब्सिडेंस हो जाएगी, नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली ग्राउंड वाटर की वजह से होता है। ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। और अगर आपसे बाय चांस अर्बन प्लानिंग, क्योंकि अर्बन प्लानिंग इसकी रूट्स पे लाई करता है, तो थोड़ा सा आपको जो पॉइंट्स है वो अर्बन प्लानिंग के ऊपर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अर्बन प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप डेटा यहाँ पे यू वुड पेस्ट और छापो द डेटा हियर कि हमारा सेंसस ऑफ 2011 भारत का क्या कहता है कि 31.1% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इट इज लिविंग इन द सिटीज, राइट। पहले तो आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? बहुत सारा डेटा लिखेंगे कि ऑफ कोर्स जीडीपी जो मैक्सिमम आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर अगर एक प्रॉपर अर्बनाइजेशन नहीं होगी और ऐसे ही लोग जो अर्बन जगह के हैं वो प्रताड़ित होते रहेंगे एक समय के बाद, क्योंकि अर्बनाइजेशन प्रॉपर हुई नहीं थी, तो जो एरिया आपको 60% ऑफ इंडिया की जीडीपी ला के दे रहा है वो भी तो सफर करेगा। सबसे पहला पॉइंट तो इकोनॉमी का आ जाता है। इसीलिए व्हाई डू यू नीड गुड अर्बन प्लानिंग? क्योंकि एक इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, एक सोशल फैक्टर है, बिकॉज होमलेस हो जाएंगे लोग, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है जो अर्बन प्लानिंग के ऊपर है कि बेसिकली 50% ऑफ इंडिया स्टैच्यूटरी टाउन जो एक्सपैंड होते जा रहे हैं, एक्सपैंड तो हर एरिया हो रहा है, हर टाउन हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है ना। तो जब आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे लैंड को यूटिलाइज करना है, कहाँ पे क्या बनेगा, ये एरिया सही भी है वो चीज बनाने के लिए जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे किस तरह से एक्सपेंशन करना है, जोनिंग करनी है कि नहीं करनी है, कुछ हो ही नहीं रहा और आप एक्सपैंड करते जा रहे हो, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। दैट इज रॉन्ग, so statutory towns growing without master plans is a danger, यही नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। ओके, तो आप ये लिखेंगे। फिर अगर अर्बन प्लानिंग की बात है तो आप स्लम्स वाला एलिमेंट लिख सकते हैं। दैट सेंसस 2011 का जो डेटा है वो ये कहता है कि 17% जो हमारी टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम्स में रह रही है। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स नॉट गुड। ये सारी चीजें कि कोस्टल इरोजन हो सकता है, ये आप कुछ कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो और साथ ही में जब आप मास्टर प्लान बना रहे हैं तो उसमें डिजास्टर मिटिगेशन का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप डेवलपमेंट इस तरह से करेंगे कि आपने लेक्स को इंक्रोच कर लिया, आपने रिवर बेड्स को इंक्रोच कर लिया, तो अर्बन फ्लडिंग होगी, जैसे चेन्नई में हो रही है। चेन्नई में भी यही तो रीजन है ना कि आपने लेक्स को, रिवर बेड्स को, उनके कोर्स के ऊपर आपने एनक्रोचमेंट करनी शुरू कर दी और अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो ऑफ कोर्स अर्बन फ्लडिंग ही होगी ना। उनका आपने ऑल्टरनेटिव रूट तो ले गए ना, नेचुरल फ्लो एक। तो ये आप जरूर लिखेंगे, कुछ कुछ चीजें जो आपको लिखनी चाहिए। हमने मेंस का सब कुछ डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा शायद ही मेंस में कुछ पूछा जा सकता है, पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पर अब ऑफ कोर्स आप पढ़ते हैं कि अपनी ज्योग्राफी की किताब में भी कि विष्णु प्रयाग एक जगह है जो जोशी मठ में आती है। सो विष्णु प्रयाग क्या जगह है? इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड धौलीगंगा, है ना। तो अलकनंदा और धौलीगंगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैच द फॉलोइंग आ गया कि कौन कौन सा जो प्रयाग रीजन है वो उसमें कौन कौन से रिवर्स की कॉन्फ्लुएंस होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए
कि इट इज वन ऑफ द मठ दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य जी, है ना, क्योंकि शंकराचार्य जी का अभी स्टैचू भी अनवील किया गया था मिस्टर मोदी द्वारा, तो फिर ये थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो जोशीमठ रीजन है, ये एक लॉर्ड बद्री जो हैं, उनका मतलब विंटर सीट कह सकते हैं आपके, बद्रीनाथ टेम्पल से जोशीमठ के वासुदेव टेम्पल में लाया जाता है जब विंटर्स आ जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज सिग्निफिकेंस है, तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये आप क्यों प्रिपेयर करेंगे? इसीलिए प्रिपेयर करेंगे क्योंकि जब आपके मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आए इस बारी GS1 में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस में जो प्रवासी हमारे इंडियन फाइटर्स थे, यानी कि उन्होंने बाहर रह के काम किया, मैडम भिकाजी कामा, और महात्मा गांधी भी तो बाहर से ही आए थे, फर्स्ट प्रवासी जिन्होंने सबसे ज्यादा, फर्स्ट नॉट इन दैट सेंस, पर सबसे ज्यादा जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़े प्रवासी का, है ना। तो ये आप बहुत सारे, आप श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में लिखेंगे, ठीक है, तो आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। ओके, या फिर GS2 में इंडियन डायस्पोरा पे क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट हर साल, तो उसमें ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली क्या होने वाला है। इन इंदौर अ होम फॉर द प्रवासीज हु फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो ये चीज हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड अराइव इन इंदौर फॉर द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन. He will inaugurate a temporary museum at the venue to highlight the contribution of the diaspora Indian freedom fighters in India's independence. तो देखिए 70 कंट्री से 3500 डायस्पोरा मेंबर्स आने वाले हैं इंदौर में कन्वेंशन के लिए। ओके, आप जानते हैं ये प्रवासी भारतीय दिवस वैसे तो वर्चुअली हो जाता है, पर हर 4 साल बाद एक फिजिकल इवेंट होता है, तो इस बार फिजिकली हम मिलने वाले हैं, ठीक है, इंदौर में। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? ऑफ कोर्स मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो हमारे एज द फर्स्ट प्रवासी, उनको दिखाया जाएगा जो कब आए। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी बॉम्बे आए थे जनवरी 9 1915, तो इसीलिए जनवरी 9 का जो दिन है उसे चूज किया जाता है। ही लिव्ड इन साउथ अफ्रीका बिफोर दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, जिससे पहले कि वो भारत आए। और भारत में आए तो आपको पता है फिर उन्होंने पहले पूरे भारत को एक्सप्लोर किया, और बिना जज किए, जैसे उनके गुरु ने कहा था कि 1 साल अब जज किए बिना भारत को देखिए, समझिए, जजमेंट मत फॉर्म कीजिए, तो फिर उन्होंने वो किया यहाँ के। इट हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट 150 सच एथनिक इंडियंस टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कवरिंग 50 कंट्रीज, ऑफिशियल से। ओके, तो ये चीज आप देख सकते हैं। इट वॉज इन 2003 दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, 2003 में बेसिकली सरकार ने ये डिसाइड किया था कि जनवरी 9 को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाएगा। ओके, अब साथ ही में महात्मा गांधी के आप बारे में लिखेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि इंडियन डायस्पोरा जो बाहर से बेसिकली जिन्होंने, और आप ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत में आने से पहले ही फेमस थे भारत में, वो हिंद स्वराज पहले ही लिख चुके थे, लिखते थे, ठीक है। तो वहां पे जो उन्होंने किया, जो सत्याग्रह की शुरुआत की साउथ अफ्रीका में, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी वेल नोन था, इसीलिए सबको बहुत हाई होप्स थी महात्मा गांधी से। तो ये चीज, फिर हम सुभाष चंद्र बोस, आप आजाद हिंद फौज के बारे में जानते हैं, ये लिखेंगे आप। स्वामी विवेकानंद जी, कैलिफोर्निया वगैरह सब कुछ आपको पता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे लिखेंगे, और साथ ही में बहुत सारे, देखिए ये तो वेल नोन है, गांधी जी वेल नोन है, सुभाष चंद्र बोस वेल नोन है, स्वामी विवेकानंद जी वेल नोन है, पर कहीं ऐसे लोग जिनको इतना ज्यादा शायद भारत में नहीं जाना जाता। हम लोग जानते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ऑब्वियसली हर आम आदमी नहीं जानता, तो इसीलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा जो गुजरात से थे, और उन्होंने इंडिया हाउस एस्टैब्लिश किया था, और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी 1905 में। इंडिया हाउस इमर्ज एज अ मीटिंग पॉइंट फॉर रेडिकल नेशनलिस्ट अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन ब्रिटेन, तो इन्होंने इंडिया हाउस, ब्रिटेन में जितने भी रेडिकल इंडियन स्टूडेंट्स थे वहाँ पे मिला करते थे, प्लान करा करते थे कि क्या ना हमारी अगली एक्टिविटी होने वाली है। तो आप ये लिख सकते हैं, मैडम भिकाजी कामा के बारे में लिखिए। ओके, तो ये सारे जो आप देखिए, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना तो स्पेक्ट्रम के जो पीछे पेजेस दिए हुए हैं, वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ इट, आपको वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स बाहर से लिखी गई थी, कौन कौन से जर्नल्स बाहर से पब्लिश हुआ करते थे, कौन कौन से हाउसेस बाहर मिले थे। सो यू गेट अ लॉट फ्रॉम देयर। ओके, विद द ईयर्स, इट्स गुड ओनली कि आप ईयर्स भी लिखें साथ में, बिकॉज अगेन इट गिव्स वेट टू योर आंसर। फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स वे इन
in on how IAS has fared over the years. तो बेसिकली हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब बहुत अच्छी चीज़ें, कई चीज़ें बहुत बार आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं. दिस इज़ अ क्लीशे क्वेश्चन के आईएएस में इतना करप्शन है, सबको पता है, इतना बैड नेम मिलता है आईएएस ऑफिसर्स को कि वो अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर में हैं, ये सब कुछ. तो फिर आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे जी हाँ, गंदा ही नाम है आईएएस ऑफिसर. फिर कहेंगे आप बनना ही क्यों चाहते हो? मतलब आप क्यों घुसना चाहते हो इस गंदी सी सर्विस में? अगर आपको इतना ही लगता है, आपने अग्री भी कर लिया 1 ही मिनट में, तो आपको यहाँ से जवाब मिलेंगे. आप इसमें से कुछ कुछ ये चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे कि कैसा बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स ने इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक उनका एवरेज कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, है ना? तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी थे. एस वाई कुरैशी जी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बहुत सारे, और मदन बी लोकर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, रिटायर्ड जज. तो बहुत सारे सबने अपना अपना ओपिनियन दिया कि कैसा. Okay, starting off from a very poor condition in the post-colonial era, there had been several areas. अब देखिए, हर किसी का हर चीज़ ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी, सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स की बात मैं नहीं कर रही, हर चीज़ ग्रे ही होती है. कोई भी वाइट और ब्लैक, कभी भी कंप्लीटली वाइट और ब्लैक एरिया हो ही नहीं सकता. कुछ अच्छा है हर चीज़ में, कुछ बुरा है. वैसे ही मतलब एक्सपीरियंस भी, ठीक है. तो जब हम बिल्कुल आज़ाद ही हुए थे, हम एक बहुत ही पुअर कंट्री थे, बहुत ही पुअर. तो तब से लेके अभी तक की अगर हम जर्नी डिस्कस करें आईएएस ऑफिसर्स की, तो कहीं जगह पे उन्होंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए, उन तक स्कीम्स को पहुंचाने के लिए. पर कहीं जगह पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है. अमंग द फेलियर्स ही नोटेड दैट इन द फर्स्ट. तो क्या अमंग द फेलियर्स अगर हम देखें, तो पहले जो 40 साल थे इंडिपेंडेंस के बाद के, उसमें एडुकेशन, स्पेशली विमेन के अमंग्स जो एडुकेशन थी, उसने काफ़ी सफ़र किया. काफ़ी एवरेज के भी नीचे लेवल पे था इस तरह का एडुकेशन स्टार्टिंग के 40 साल, ठीक है. तो ये चीज़. ऑन द अदर हैंड ही पॉइंटेड आउट दैट सेवरल ग्रेट सक्सेसेस हैड आल्सो बीन एडेड बाय सिविल सर्वेंट्स. जैसे और सक्सेसेस में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं, उनके उनके आउटरीच की वजह से, है ना. सदर्न स्टेट्स में आप देखिए कितने सक्सेसफुल हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इंक्रीज इन हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इन्होंने कुछ कुछ देखिए. ऑल्दो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिल रहे, मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको इसी तरह से बोलना है कि हर चीज़ यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है, जस्ट बिकॉज एक मुट्ठी भर जो कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, जैसे अभी हमने अंडमान एंड निकोबार के चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, जो जॉब फॉर सेक्स स्कैंडल में जिनका नाम आया है, ये कुछ गिने चुने ये जो ऑफिसर्स के केसेस आते हैं, वो हम पूरे आईएएस के परफॉर्मेंस को थोड़े ना जज कर सकते हैं. और यही आंसर आपको देना है कि बुरा तो हर जगह है, बुरी तो एग्जाम्पल्स हर जगह से मिल जाएंगे. इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मतलब सबको ही बुरा समझना शुरू हो जाएं. ओके, बिकॉज दे डन लॉट एडुकेशन में, स्किल्स में, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने में. ओके. तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आईएएस ऑफिसर्स एंड दोज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. अब देखिए इन्होंने बोला है, वैसे मैं इससे पूरी तरह से अग्री नहीं करती. कई चीज़ें इन्होंने जैसे डिस्कस करते हुए बोला है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपसे एथिक्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़, नेसेसरी क्वालिटीज़, प्रायोरिटीज़ ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जो होनी ही चाहिए. तो फिर आप लिखते हैं सेल्फलेसनेस, कंपैशन, इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पे इन्होंने बोला, लेकिन हमें लगता है पैशन सबसे बड़ी क्वालिटी है. डेफिनेटली पैशन सबसे बड़ी क्वालिटी है, पर इस पैशन को सही, अगर पैशन के साथ सेल्फलेसनेस नहीं होगी ना, तो ये पैशन डेंजरस हो जाता है. पैशन के साथ राइटफुलनेस नहीं होगी तो पैशन डेंजरस हो जाता है. ये ऊर्जा आप सही जगह लगाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो आईएएस ऑफिसर्स इसको अच्छी जगह लगाते हैं, एक डिवोटेड मैनर में काम करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने, ऑफ कोर्स पैशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो ये इन्होंने कहा है. ओके. While he said that he had a positive impression of the IAS as a whole, he suggested, अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दी है, जो होटा कमेटी और बाकी कमिटीज जो हैं, सेकंड एआरसी वगैरह, वो भी कहती हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए. कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों होना चाहिए? कि जैसे ही आप रिटायर हुए आईएएस की जॉब से अपनी, तो उसके बाद कुछ साल, जैसे 10-15 साल या जैसे भी 5 साल 4 साल, एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि उतने समय में आप कोई भी और ऊपर पोस्टिंग्स नहीं ले सकते, या फिर गवर्नमेंट की किसी कोई और पोस्ट नहीं ले सकते, कोई जॉब नहीं आप गवर्नमेंट के साथ कर सकते. समझ रहे हैं आप? उससे क्या होगा कि जब आपको पहले ही पता है कि मेरे को रिटायर होने के बाद एक और बढ़िया सी शानदार सी लग्जूरियस जॉब चाहिए सरकार की तरफ से, तो फिर आप सरकार को प्लीज करते रहेंगे. जब आप जॉब में हैं, आप अपने इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं, कोई काम करेंगे ही नहीं, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है यहाँ पे. तो इसीलिए कूलिंग ऑफ पीरियड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है.
या आप अपने आंसर्स में जब तक नहीं लिखेंगे, ये तो एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सजेशन है, रिकमेंडेशन है, इसके बिना तो आंसर ही नहीं कंप्लीट होता. इन फर्स्ट, केरला सेट्स अप वेलफेयर बोर्ड टू प्रोवाइड पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स. So this is very important since we have been discussing मनरेगा so often lately. So और साथ ही में हमने मनरेगा में क्या क्या क्रिटिसिज्म है. अभी तो डिजिटल ऐप के माध्यम से मैंडेटरी अटेंडेंस कर दी गई है मनरेगा वर्कर्स की. और हमने सिन्हा कमेटी देखी है, एस्टैब्लिश की गई है कि मनरेगा का अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा है 2005 से लेके अभी तक, और क्या सजेशन वो सजेस्ट करेगी कमेटी. और हम मनरेगा का बहुत सारा क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, डिले इन फंड्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही हैं. और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक एलिगेशन लगाती है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो प्रोजेक्ट उन्नति में तो स्किल कर ही नहीं रही लोगों को. ओके तो ये सारी चीजें तो हम मनरेगा. और फिर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम आए दिन एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, आए दिन ये चीज आप पब्लिक फोरम में सुनते हैं कि जैसे रूरल एरियाज के लिए मनरेगा है वैसे ही अर्बन एरियाज के भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए. राइट, पढ़ते हैं. तो फिर उसमें आप एग्जाम्पल देंगे केरला का, क्योंकि केरला में ऑलरेडी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, अगेन ये आपके लिए मनरेगा का जब आप आंसर लिखें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यू नो व्हाट हैज हैपेंड इन केरला. केरला की सरकार ने एक वेलफेयर फंड बोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी आप अगर मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है अपनी अर्बन जॉब गारंटी स्कीम जिसका नाम है अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आप एज इट इज लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो इन दोनों अगर आप रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इस फंड को आप कह सकते हैं एक्सेस करने के लिए. फंड से क्या होगा, आपको फंड से कुछ नहीं मिलेगा बेसिकली. इस फंड से मंथली पेंशन मिलेगी. जब आप 60 के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से बोर्ड आपको मंथली पेंशन देना शुरू करेगा. लेकिन अगर आप 18 से 55 साल की उम्र के बीच में हैं और आप मेंबरशिप ले लेते हैं इस फंड बोर्ड की, तो आपको 50 रुपये प्रति महीना प्रति माह कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ऐसे ही होता है पेंशन फंड्स तो ऐसे ही होते हैं ना कि खुद से भी तो आप प्रीमियम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप बेसिकली 50 रुपये पर महीना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि आपको मंथली पेंशन मिल सके. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू. ओके, नाउ अगेन यहाँ पे हमें एथिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है. रूट्स कनेक्ट अ मेघालय विलेज. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ. आप ना बड़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं जब आप GS4 के लिए प्रिपेयर करते हैं कि दिस इज एथिक्स, दिस इज दैट, है ना. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास से बैठिए और सोचिए. एक आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन. तो मैं आपको बताती हूँ. सिंपैथी होता है किसी के लिए पिटी फील करना, हाय बेचारा कितना गरीब है, या फिर हाय बेचारा इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर हाय में ही रह जाते हैं आप. ठीक है, तो फिर लेकिन आप दूर दूर तक कहीं फील भी नहीं कर पा रहे कि वो क्या फील कर रहा है, बस उसके लिए एक दया है आपके दिल में. दैट इज सिंपैथी. ठीक है, दूसरा होता है एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है कि आप एग्जैक्टली अपने आप को उनके शूज में अपने पैर डाल के देखते हैं कि अच्छा वो शायद इस तरह के दर्द से गुजर रहा है, इट इज एक्चुअली नॉट फाइन. ये होती है एम्पैथी. कंपैशन क्या होता है? कंपैशन होता है कि आप ना ही केवल दूसरे के दर्द को समझ पा रहे हैं कि इनको डिफिकल्टी हो रही है, ही इज बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड ऑल ऑफ दैट, पर आप उसके स्ट्रगल को रिमूव करने के लिए कुछ करते भी हैं. तो एम्पैथी में और कंपैशन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक्शन का डिफरेंस है. कंपैशन में एक्शन इन्वॉल्व है लेकिन एम्पैथी में कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है. तो हम उसका आज एक साक्षात एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड कंपैशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपैशन का एक एग्जाम्पल मिलेगा. तो जो हैली वॉर है, जब वो 10 साल के हुआ करते थे तो फिर उनको एक आइडिया आया. वो रोज अपने पेरेंट्स को देखा करते थे कि वो रिवर को क्रॉस करने के लिए अपने फार्म तक पहुंचने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है उनको. तो फिर हैली ने डिसाइड किया कि मैं एक छोटा सा ब्रिज बनाऊंगा, एक रूट ब्रिज. ठीक है, तो फिर अभी 60 साल हो गए हैं जो उन्होंने ओमकार रिवर के ऊपर जो ईस्ट खासी हिल्स की, मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स में जो ब्रिज बनाया था वो एक लिविंग मार्वल बन चुका है, इतना ब्रॉडन हो चुका है, थिकन हो चुका है. ठीक है, तो ये ब्रिज आज ऐसा हो चुका है. तो जब देखिए ये कंपैशन का एग्जाम्पल कैसे है, रोज अपने माँ बाप को देखना कि हमारे माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप अगर हमारे माँ बाप फॉर एग्जांपल मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं, वो डेली वेज उनको मिल रही है एक जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, हमें लेकिन वो उसको भी करने के बाद हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, एडुकेशन दिलवा रहे हैं, और हम पढ़ते भी नहीं स्कूल जाके, और हम कुछ नहीं करते, नालायक हैं बिल्कुल ही, और वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये तो फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, देयर इज नो एक्शन इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, रोज अपने पेरेंट्स को देखा करते थे और उन्हें लगा कि मुझे इनके स्ट्रगल को इरेडिकेट करने के लिए कुछ करना है, सो ही बिल्ट अ ब्रिज। ओके, सो दिस इज कंपैशन। ओके, ऑल्दो यूजुअली अपने पेरेंट्स के अलावा इट इज़ बेटर कि आप किसी और का एग्जाम्पल लिखें जिनके लिए आपने कंपैशन दिखाया, ठीक है। तो एज इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही यूज्ड, जैसा कि आप जानते हैं, फाइकस इलास्टिका, रबर का जो रबर फिग है, उनके रूट को यूज किया जाता है ये रूट ब्रिज बनाने के लिए, जो मेघालय का आप कह सकते हैं कि मतलब स्टार ब्रिज है। मेघालय जाना ही रूट ब्रिजेस के लिए जाता है, विद द हेल्प ऑफ बैम्बू फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। ओके, तो अब नाउ ही इज 70, तो जो हेली वॉर है, ही इज 70 नाउ। इट टुक 30 years to make the bridge strong so that people could use it to cross the river. मेघालय इज नोन फॉर इट्स रूट ब्रिजेस, ठीक है, जो आप जानते हैं। और काफ़ी तो ब्रिजेस ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। दे फेड इन टू द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो अगर देखिए ये जो मेघालय के रूट ब्रिजेस हैं, सस्टेनेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आए GS3 का, इन्वायरमेंट पे, या GS1 में, या SA में, तो आप रूट ब्रिजेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के एग्जाम्पल में भी ये आपको मिल जाता है यहाँ से। ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस अदर आर्टिकल्स। की लद्दाख outfits harden stand on statehood demand. Now why are we discussing this particular article? क्योंकि दो लद्दाख के सोशो पोलिटिकल बॉडीज हैं, ले एपेक्स बॉडी LAB, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। उन्होंने सैटरडे को, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की हाई पावर्ड कमेटी ने बोला कि हम बेसिकली हम आपकी जॉब्स को, आपके लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे इस यूनियन टेरिटरी के, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमें कुछ भी स्टेटहुड से कम नहीं चाहिए, हमें स्टेट बनाइए। यूनियन टेरिटरी है हम, पहली बात तो स्टेट बनाने के साथ साथ हमें स्पेशल स्टेटस भी चाहिए 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जो आपको ऑटोनॉमी देते हैं कि आप सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, हम सरकार आपके उस गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं करेगी। सो वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन दैट। ये बेसिकली लद्दाख की बॉडीज का कहना है। ओके, तो ये चीज़, और साथ में इन्होंने बोला है कि हम अभी जो भी मीटिंग्स रखेगी हाई पावर कमेटी, हम इनसे मिलने भी नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। मैन एट द सेंटर ऑफ एयर इंडिया रो हेड। सो फाइनली जो आप जानते हैं, जो एयर इंडिया का केस था, यूरिनेटिंग ऑन द वुमेन, और काफ़ी उनकी मॉडेस्टी को इम्पिंज करने वाला, उनको फाइनली जो उसमें अक्यूज थे, शंकर मिश्रा, ही इज़ बिन हेल्ड। ओके, तो जस्ट दैट, हम बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे अब द हिंदू के। ओके, सिंस जो अभी रजौरी किलिंग्स हुई थी रिसेंटली, उससे रिलेटेड ये है, आफ्टर डांगरी किलिंग्स विलेज डिफेंस गार्ड्स गेट न्यू वेपन्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे विलेज डिफेंस गार्ड्स, ठीक है, कि बेसिकली जो सिविलियंस हैं उन्हीं को थोड़े बहुत पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं विलेज डिफेंस कमिटीज़ में, जो एक टाइम पे हुआ करती थी, पर विलेज डिफेंस गार्ड में जो सिविलियंस हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को वेपन्स दिए जाते हैं, उन वेपन्स को चलाने के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि वो उनको सिक्योरिटी का एक सेंस आए, ठीक है, कि दे कैन sort of secure themselves from the militants. A weapon distribution campaign and assessment of weapon stock among the members of village defense guards were organized by the Jammu and Kashmir police in Rajouri. ओके, तो ये आप जानते हैं। विलेज वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि विमेन भी चाहती हैं कि उनको भी रिक्रूट किया जाए VDGs में, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम भी घर का जब काम कर सकते हैं, हर एक चीज़ हम संभालते हैं, जब हमारे हस्बैंड्स कहीं और होते हैं तो हम ही पूरा घर संभाल रहे होते हैं, वी डू एवरीथिंग व्हेन मेन आर आउट फॉर वर्क, सो व्हाई कांट दिस। तो ये बेसिकली व्हाई कांट वी डू दिस इज द थिंग विमेन आर सेइंग। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। तो ये जो VDCs, यानी एक समय पे इन्हें विलेज डिफेंस कमिटीज़ कहा जाता था, तो ये 1995 में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रीजन में, क्योंकि वहाँ पे 2006 तक आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ बहुत सारी किलिंग्स हुआ करती थी। उनको बेसिकली सिक्योरिटी का एक सेंस देने के लिए उनको ट्रेन किया जाता था। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। बीड्स एज ब्राइब इन अरुणाचल प्रदेश, कैश फॉर जॉब स्कैम। वाई आर वी डिस्कसिंग इट? हम
तमिलनाडु का एम्प्लॉयमेंट स्कैम देख चुके हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है तमिलनाडु में से बहुत सारे यूथ को लाया गया, जो ऑब्वियसली जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा होगी, हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भगवान की देन नहीं है, उसको एक यू नो उसके पोटेंशियल को जब तक हम हार्नेस नहीं करेंगे वो तब तक डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो एक डेमोग्राफी है जो डिविडेंड तब बनेगी जब आप अपने यूथ को स्किल करेंगे, उनको जॉब्स देंगे प्रॉपरली, उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, उनके हेल्थ पे काम करेंगे। तो जब ये नहीं होगा तो फिर अब तो कुछ ही साल बचे हैं जब हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक पोटेंशियल है, और फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा होगी तो जो इनोसेंट यूथ है जिनको इतना पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, तो फिर वो ऐसे स्कैम्स के लिए ही फंस जाएंगे कि अभी तमिलनाडु में क्या हुआ था, तमिलनाडु में वहाँ के यूथ को लाया गया, दिल्ली लेके आए, उनको बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना, आपकी ट्रेनिंग है ये देखिए आप, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट पोर्टल टाइप उन्होंने साइट बनाई हुई थी जो ये एक्यूज लोग थे, और उन्होंने बोला कि अब हम आपको रिक्रूट कर लिया हमने, आपको 5,000 रुपये यहाँ देने हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग भी लेके गए, कहते 7,000 रुपये यहाँ देने हैं। तो ट्रेनिंग में क्या करना था, ट्रेनिंग में क्या हो रहा था, वहाँ पे उनको डब्बे गिनने होते थे रेलवे स्टेशन पे खड़े करके, ठीक है, कि एक दिन में कितने वहाँ पे रुके, है ना, कितने कोचेस थे एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद पता चला, जब तक उनसे हर ट्रेनिंग के टाइम पे पैसे मिले तब तक वो 70,000 रुपये प्रति कैंडिडेट जा चुका होता था। जब उन्हें पता चला ओ शेट, हमें तो फ्रॉड यहाँ पे फ्रॉड हुआ है हमारे खिलाफ। तो ये था तमिलनाडु का एम्प्लॉयमेंट स्कैम। अब एक और अरुणाचल प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट स्कैम हमने जो देखा है वो ये है कि, और देखिए बात ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ही एक आप कह सकते हैं मेंबर हुआ करते थे एक समय पे, वही फॉर्मर डिप्टी कंट्रोलर हुआ करते थे APPSC के, वो अक्यूज्ड हैं इस केस में। तो इसमें क्या है कि इन्होंने पता चला है कि इनके पास जो अक्यूज लोग हैं उनके पास बीड्स मिले हैं, बहुत सारे कलरफुल बीड्स मिले हैं जिनको तडोक कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो ये आदि कम्युनिटी बेसिकली वहाँ पे कहते हैं जो नेकलेस होते हैं ना कलरफुल बीड्स के। अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है, नेशनल वैल्यू नोशनल वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशियस बीड्स हैं, क्योंकि एक समय पे तिब्बत से लाए गए थे। तो ये बेसिकली फेवर लेने के लिए अक्यूज से बेसिकली जॉब्स लेने के लिए ये बेसिकली क्या करते हैं, बीड्स देते थे रिटर्न में। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ऑफ कोर्स बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे ब्राइब जो दी जा रही थी वो बीड, तो आई वुड से कि बीड्स फॉर जॉब स्कैम, मैं इसको कैश फॉर जॉब स्कैम तो कहूँगी नहीं, ठीक है। तो ये आप अरुणाचल प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट स्कैम में लिख सकते हैं। लेस देन 1% रजिस्टर्ड वोटर्स हैव डाउनलोडेड डिजिटल वोटर ID says EC, क्योंकि we've been reading election commission very much lately about electoral disenfranchisement of migrants and hence remote voting machine, ओके सो लॉट ऑफ दैट। तो इसीलिए हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ई एपिक है, देखिए पहली बात तो अगर प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाएगी ई एपिक कौन डाउनलोड कर सकता है, तो ई एपिक अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपका यूनिक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये एक आप कह सकते हैं कि प्री रिक्विसाइट है, ठीक है। तो ये अगर प्रीलिम्स में आता है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो व्हाट हैज हैपेंड, ओवर 67 लाख वोटर्स हैव डाउनलोडेड द डिजिटल वोटर ID known as the electronic electoral photo ID card e-epic from the time the document was made available until December 23। ओके एक RTI के माध्यम से ये बात हमें पता चली है जो द हिंदू ने डाली थी। एज अबाउट 9.8 करोड़ वोटर्स आर करेंटली एलिजिबल टू, अब देखिए अब अबाउट 9.8 करोड़ वोटर्स जो हैं करंटली एलिजिबल हैं ई एपिक को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जो एलिजिबल हैं वो भी कितने कम हैं, हम है कितने कम से कम 91 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से आप लगा लीजिए 10% ही एलिजिबल हैं, क्योंकि इतने ही लोगों ने अपना यूनिक मोबाइल नंबर register किया होगा। Now why are we discussing this? In Ganjam, caste groups dictate terms in family matters. Now these are the examples you get from the newspapers, तो आप एथिक्स में अगर कोई केस स्टडी आती है खाप पंचायत के ऊपर कि कैसे जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो ऑस्ट्रसाइज कर देते हैं, सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन आपकी फैमिली की, कि आपने कुछ किया अपने कास्ट ग्रुप के अगेंस्ट तो फिर आपको निकाला दे दिया अपनी कास्ट में से एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये उसका एक एग्जांपल है क्योंकि गंजम डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स हैं, 14 से 15 कास्ट ग्रुप्स। तो बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल देखिए आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक एज इट इज लिख सकते हैं इनके नाम के साथ कि क्या हुआ है। ये मुंबई कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं
ओके, प्रभांजन प्रधान, ही इज 38, ही इज अ प्रोफेसर देयर, पर उनके जो गंजम में घर है, जो उनकी फैमिली वहाँ पे रह रही है उड़ीसा में, तो वहाँ पे कोई उनके घर आता जाता नहीं है, कोई गेस्ट नहीं आता उनके घर पे, कोई उनसे बात भी नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उनको ऑस्ट्रसाइज कर दिया गया है कुला समाज द्वारा। ठीक है, उनका ये जो कास्ट ग्रुप है, इनकी गलती क्या थी हम ये भी सुन लेते हैं। कोई गलती नहीं थी, इन्होंने बस अपनी जो मैरिज है उसको रजिस्टर करना सही समझा था, रादर देन ये समाज को इसका रिकॉर्ड रखने देते। तो समाज ने इन पे फाइन लगाया 5,000 रुपए का, वो भी इन्होंने नहीं पे किया, और ना फाइन पे किया, और ऑस्ट्रेसाइज भी हो गए। तो ये इनकी गलती थी, और इसीलिए अब इनसे कोई बात नहीं करता। ओके, देखिए इस तरह के जो केसेस है ना, कि जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो सोशली ऑस्ट्रेसाइज कर देती हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास बहुत सारे आते हैं इस तरह के केसेस। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपने लेवल पे बहुत कुछ करती है, पर अब आप खुद सोचिए, जब एक एक गुट पूरा ये डिसाइड कर लेता है कि हम इनसे बात नहीं करें, अब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ तक अपना कुछ कर सकता है, क्या करेगा वो इसके खिलाफ? तो ये तो मैं फ्रॉम विद इन ये चीज़ सही होनी ज़रूरत है, इसमें बहुत सारा अवेयरनेस, बहुत सारा इसमें कैंपेनिंग की ज़रूरत है इस तरह की, तब जाके कुछ हो सकता है। देयर आर मोर देन अ डजन कास्ट ग्रुप्स इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, दे प्रिसाइड ओवर मैरिज, डिसाइड करते हैं कि डाउरी कितना, मतलब जब एक लड़की के घर जाया जाता है तो एक कास्ट ग्रुप के सारे लोग जाते हैं, जो हेड होते हैं ना, फिर वो वहां जाके नेगोशिएट करते हैं कि इतने में ही मानेंगे हम, इतना दहेज चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये कास्ट ग्रुप्स डिक्टेट करती हैं। तो आज भी इस तरह की चीजें हैं। अभी हमने देखा कितने जो लव मैरिज करते हैं, जो इंटरकास्ट होती है, कैसे उनको पेड़ से इतने बेचारे लोगों को लटका दिया जाता है। दिस इज इनसेन। ओके, विद 2 more protesters hanged in Iran, numbers of executions reaches 4. So these are the 2 guys जिनको basically execute किया गया है publicly, and दिस इज़ वेरी बैड। ईरान ने बेसिकली 2 लोगों को फाइनली हैंग कर दिया है, फांसी की सज़ा दे दी है, क्योंकि इन लोगों ने एक सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी मेंबर को मारा था। सो ये चीज़ ये सारी प्रोटेस्ट जो चली हैं महसा अमीनी जी के बाद, उसके ही प्रोटेस्ट के दौरान ये वायलेंस हुई थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है ये शैम ट्रायल्स हैं, पता नहीं किस बेसिस पे ये चार्जेस लगाते हैं, रातों रात फिर एग्जीक्यूशन का भी ऑर्डर दे देते हैं। सो ये बस इतना ही है कि प्रोटेस्टर्स को इंटीमिडेट किया जाए, प्रोटेस्टर्स को डराया जाए कि अगर आप करेंगे तो आपको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो यही बेसिकली करने की कोशिश हो रही है, एंड नथिंग मोर देन दैट। ओके, Russia says it is observing Ukraine ceasefire despite continued attacks by Kyiv. तो रशिया ने बेसिकली कहा है कि नाउ इट इज़ ऑल क्लियर कि कौन बेसिकली अटैक कर रहा है, कौन एग्रेसिव है, कौन नहीं है। हमने तो 36 घंटे के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के लिए हमने बेसिकली 36 घंटे के लिए सीज फायर हमने डिक्लेयर की है, और हम उस पर आज भी कायम है। हम उस सीज फायर को बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर यूक्रेन बीइंग यूक्रेन, व्हाट इट इज़ बीन डूइंग इज इट इज़ बीन शेलिंग आवर पोस्ट, और वो नहीं रुक रहे हैं। सो मॉस्को इंसिस्टेड ऑन सैटरडे its army was observing a ceasefire in Ukraine to mark the Orthodox Christmas despite artillery attacks by Kyiv troops, despite the shelling of the armed forces of Ukraine, of settlements and Ukrainian positions. The implementation of the declared ceasefire will be continued. रशियन प्रेसिडेंट यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ऑल्दो यूनिलैटरली हुआ है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इसको पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए, और इसको हम एक लॉन्ग टर्म मेजर में भी सीज फायर इसको देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। पर यूक्रेन ने इसको डिसमिस किया है। उनका ये कहना है ये बस एक टैक्टिक है, बकवास है ये रशिया जो कर रहा है। वो बस टाइम चाहते हैं थोड़ा सा कि वो अपने फोर्सेस को दोबारा रीजुविनेट कर पाएँ, रीग्रुप कर पाएँ, और अपने डिफेंसेस को बॉल्स्टर कर पाएँ, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा फील्ड पे सेटबैक्स देखने के लिए मिले हैं। ओके, तो देखिए मैं एक और चीज़ आपसे बिफोर आई एंड विद टुडेज वीडियो, तो जो इकोनॉमी की वीडियो है वो बस रिकॉर्ड करनी रह गई है, बट आई हैव नॉट बीन गेटिंग टाइम लेटली, एंड फिर कहीं ना कहीं चैनल को देख के मन भी नहीं करता कि डाले, क्योंकि ऐसा लगता है कि देखने वाला है ही कौन, इज इट इवन हेल्पफुल, is anybody even deriving any sort of benefit? So it's sort of that thing also. But if you want, आप नीचे कि मैं आज या कल में वो वीडियो डालूँ, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट, हैव अ गुड डे।